नमस्कार वीएलई भाइयों। मैं अश्वनी कुमार राजपूत सीएससी उत्तर प्रदेश से आज पुनः आप सभी वीएलई भाइयों का आज की मुलाकात के इस संस्करण में स्वागत करता हूं। आज हम इस आज की मुलाकात में जिस विषय पे बात करेंगे वो होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, निदेशक सांख्यिकी एवं फसल बीमा उत्तर प्रदेश सरकार, और हमारे साथ सीएससी उत्तर प्रदेश वर्टिकल हेड श्री पीयूष श्रीवास्तव जी। तो मैं आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे बीएलई भाइयों का संबोधन करें और उनको बताएं कि फसल बीमा योजना किस तरह उनके लिए लाभकारी है। संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि फसल बीमा योजना, जैसे कि आप सभी लोग बीमा कराते हैं और किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में बीमा आपका हेल्प करता है, सहायता करता है, आर्थिक रूप से हेल्प करता है और पुनः आप उस नुकसान की भरपाई कर पाते हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत जितने भी औद्यानिक फसलें हैं, वो हम मटर है, आपका पान है या आपका केला है, इस तरीके की फसलें हमने मौसम आधारित फसल बीमा योजना में ले रखी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमने जितनी भी दैवीय आपदाएं होती, सारी आपदाओं के विरुद्ध हम बीमा कवर प्रदान करते हैं। दैवीय आपदा वो ऐसी आपदा कहलाती है जो कि मानव से कंट्रोल में नहीं। दैवीय आपदा की कोई भी, जैसे बाढ़ है, सूखा है और आंधी पानी जैसे जो भी दैवीय आपदा, कीट पतंगे से भी नुकसान यदि हो रहा है फसल को, जिस किसी भी कारण से उसकी उत्पादकता घटती है, वो हम सभी चीज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना में सिर्फ मौसम ही कवर होता है, अन्य चीजें नहीं कवर होती। मौसम आधारित फसल बीमा योजना में हम लेते हैं तापमान लेते हैं, वर्षा लेते हैं और आपकी आर्द्रता होती है। ये तीन चीजें मौसम से जो संबंधित चीजें हैं वो होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये ग्राम पंचायत स्तर पर लागू है और इसमें खरीफ में करीब 10 फसलें हैं और रबी में 8 फसलें, जो प्रमुख फसलें हैं प्रदेश की, वो इसके अंतर्गत है। ये ग्राम पंचायत यूनिट है इसकी, और ग्राम पंचायत में जिन फसलों की अधिकता है वो फसलें वहां पर अधिसूचित है। और मैं बता दूं, खरीफ में आपका धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये धानी फसलें हैं। उर्द, मूंग, अरहर, ये दलहन फसलें हैं। और तिल, सोयाबीन और आपका मूंगफली, ये तिलहन की फसल है। इसी प्रकार रबी में है गेहूं है, जौ है, ये आपकी धानी फसलें हैं। चना, मटर, मसूर, ये दलहन है। अलसी और राई, सरसों ये तिलहन की फसल है। और एक आलू की फसल है। इसमें प्रीमियम जो है, प्रीमियम केवल खरीफ की सारी फसलों के लिए 2% है कि जो की बीमित राशि, आपकी जो बीमित राशि का है वो 2% है। और रबी में 1.5%, 1.5%। और औद्यानिक फसलों के लिए हम 5% प्रीमियम किसानों से लेते हैं। बाकी जो सब्सिडी जो इस पर है वो भारत सरकार और प्रदेश सरकार आपस में देती है। मैं बता दूं कि इसमें जो आच्छादन है, जो चीज हम जोखिम कवर करते हैं, ये जोखिम कवर करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। पहला जोखिम हम कवर करते हैं कि किसी भी दैवीय आपदा के कारण यदि उस ग्राम पंचायत का 75% एरिया उस फसल का बुआई न हो सके या असफल बुआई हो, तो वो स्थिति, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि अगर इस
राज्य सरकार या वहाँ की जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने सूचित उनको ये बताना पड़ेगा, बताते हैं कि हमारा ये ग्राम पंचायत या ये क्षेत्र जो है वो सूखे के कारण या बाढ़ के कारण इसमें बुआई हुई थी और नुकसान हो गया, आगे फसल नहीं खत्म हो पाई या आगे फसल नहीं बढ़ पाई और आपका या सूखे के कारण हम बुआई नहीं कर पाए, लेकिन किसानों ने खेती की तैयारी की। तो उस क्षेत्र के लिए हम जो भी लागत होता है उसका 25% हम उसे क्षतिपूर्ति के रूप में, जैसे जो बीमित कृषक है उनको, और वहाँ पर योजना बंद हो जाती है उसकी आगे, क्योंकि आगे प्राप्त तो है नहीं। इसके बाद फसल बुआई से लेकर के कटाई के मध्य में, कटाई के 10 दिन पहले तक मध्य में जब भी किसी दैवीय आपदा के कारण ये नुकसान होता है कि 50%, ऐसा लगता है कि 50% के ऊपर फसल हमारा नुकसान हो गया, उत्पादकता गिर गई, ये 50% के ऊपर है, तो हम उसे तात्कालिक सहायता के रूप में किसानों को अगले 15 दिन में सर्वे कराने के बाद अगले 15 दिन में हम उन्हें देते हैं। और बाकी जो पैसा बचता है वो क्रॉप कटिंग प्रयोग के आधार पर यदि जो नुकसान होता है उसके साथ एडजस्ट होता है। मैं उदाहरण के रूप में बता दूं, यदि आपने 40,000 रुपए का बीमा कराया है और इसी मिड टर्म में आपका 60% का नुकसान हुआ है, तो कितने का नुकसान हो गया आपका? 24,000 रुपए का नुकसान हो गया। 24,000 का 25% मतलब 6,000 रुपए आपको तात्कालिक सहायता के रूप में मिल गया। अब क्रॉप कटिंग प्रयोग जब होते हैं, जब उत्पादकता का हम निकालते हैं, तो क्रॉप कटिंग प्रयोग के आधार पर ऐसा लगता है कि ये 60% की जगह 70% नुकसान है आया है, तो आपको मिलना चाहिए 28,000 रुपए। तो 28,000 रुपए में हमने आपको 6,000 रुपए पहले दे दिया है, अब 22,000 रुपए हम आपको उस समय देंगे क्षतिपूर्ति के रूप में। तो ये है हमारी ये जो 3 स्टेज है। पहला स्टेज आपका बुआई के वाला, बुआई असफल बुआई, दूसरा स्टेज मिड टर्म का, तीसरा स्टेज है क्रॉप कटिंग। ये है, इस पर गवर्नमेंट या अधिकारी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं ये स्वयं इसको संज्ञान में लेते हैं और इसमें किसान को कहीं भी एप्लीकेशन किसी तरीके के प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक और भी है, जो व्यक्तिगत आधार पर भी हम इस बीमा को कर रहे हैं। व्यक्तिगत आधार पर है, मिड टर्म में भी यदि किसी को नुकसान जैसे ओला पड़ गया, मिड टर्म व्यक्तिगत आधार पर हमने कुछ सिलेक्टेड कैलेमिटीज ले रखे हैं, जिसे आपका ओला है, आपका आकस्मिक मिड टर्म में आपका ओला पड़ गया और जल प्लावन आ गया, जल प्लावन की स्थिति में धान को छोड़ करके अन्य फसलें, धान की फसल थोड़ा जल को उतनी नुकसान नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने भारत सरकार स्तर पर काफी लोग इसको कर रखे हैं, किया है, अनुरोध किया है उनसे कि इसको जल प्लावन को भी धान को शामिल करें। तो ऐसे केसेस में किसान को प्रार्थना पत्र अपना देना पड़ेगा कि ओला से हमारा ये नुकसान हो गया या जल प्लावन से नुकसान हो गया है। तो ये कहाँ एप्लीकेशन देंगे? चाहे वो बीमा कंपनी को दे दे सीधे, इनका टोल फ्री नंबर है, उसके माध्यम से लिख दे, या जिला कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी को दे दें, या बीमा जहाँ पर कि आपका बीमा कराए हैं बैंक से, बैंक के माध्यम से भिजवा दें, या इनके बीमा एजेंट जो होते हैं जिले में ब्लॉक लेवल पर कर्मचारी, उनको दे दें वहां से, तो विशेषकर उनकी सुविधा होगा। या सीएससी पर भी दे सकते हैं, सीएससी के लोग भी अपने यहाँ से इसको संकलित करें इस तरीके के प्रार्थना पत्र को, और अपने यहाँ के जिला कृषि अधिकारी को या कृषि विभाग के किसी अधिकारी को ये पूरा दे सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद इसका एक सर्वे होता है, सर्वे के बाद जो कंडीशन, जो भी लॉस दिखाई देती है, जो भी लॉस होता है, वो उसका हम सहायता के रूप में अगले 15 दिन में हम उनको सहायता के रूप में देते हैं। अब आती है बात बुआई से कटाई के बीच में। कटाई के बाद कुछ फसलें ऐसी होती है कि जो जिसको तुरंत दाना नहीं निकलता, उसको सुखाई के लिए हम 14 दिनों तक खेतों में रखते हैं। तो इसके उस बीच में कटाई होने के बाद खेत में पड़ी हुई फसल है, तो ऐसे केस में उस समय मान लीजिए आंधी पानी आ गया और आपका ओला पड़ गया, किसी भी इस प्रकार की दैवीय आपदा जो 2-3 है जिससे कि नुकसान हो गया, वो भी कवर होता है, वो व्यक्तिगत आधार पर कवर है। और इसमें भी किसान को हमें सूचना देना पड़ेगा इन्हीं लोगों को, चाहे वो टोल फ्री नंबर से दे, या आपका कृषि विभाग के अधिकारी को दे,
या बीमा कंपनी को सूचित करें, क्योंकि सूचना देने के बाद सूचना जैसी प्राप्त होती है हम उसका सर्वे कराते हैं एक सप्ताह के अंदर, और अगले 15 सर्वे करने के 15 दिन के अंदर उन्हें धनराशि हम दे देते हैं। तो मैं सीएससी की जो बीएलई है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की जो व्यक्तिगत आधार पर जो किसानों का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो किसानों को प्रार्थना पत्र देना है, उन्हें इस बारे में जागरूक करें, इस बारे में उन्हें बताएं कि अगर आपको ये केस इस तरीके की घटना घटती है, इसमें जो जैसे ओला पड़ गया, आपका जल प्लावन है, या कटाई के बाद आधी पानी आ गई, नुकसान हो गया, वो बीमित कृषक है, और या उस समय भी कोई ऐसी नुकसान हो गई जिससे कि तो इसके बारे में प्रार्थना पत्र वो दे दें। और इसके बारे में जो क्षतिपूर्ति का जो मेन आधार है मैं आपको बता दूं, जो क्षतिपूर्ति करने का मेन आधार, हम पहले ग्राम पंचायत जैसे आपके यूनिट है, हमने ग्राम पंचायत पर एक गारंटी देते हैं, उत्पादकता की एक गारंटी हमने पहले से निर्धारित कर देते हैं शुरुआत में, रबी फसल की शुरुआत में। जैसे खरीफ की सारी फसलों की गारंटी हम 1 अप्रैल को जारी कर देते हैं, और रबी की सारी फसलों की शुरुआत हम 1 सितंबर को जारी करते हैं, सितंबर के बाद से रबी की फसलों की बुआई करीब स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो गारंटी देते हैं, उस गारंटी के अगेंस्ट में हम नुकसान की भरपाई करते हैं। गारंटी जैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 साल की उत्पादकता गेहूं की फसल, किसी ग्राम पंचायत में गेहूं की गारंटी देने जा रहे हैं हम, तो 7 साल की उत्पादकता में से 5 साल जो अच्छे 5 साल है उसके औसत लेते हैं। औसत लीजिए, मान लीजिए 40 कुंटल पर हेक्टेयर औसत आता है, और उसकी गारंटी, गेहूं की गारंटी है 90% की गारंटी जो केवल यही फिक्स है और कुछ नहीं, सारे कैलकुलेशन है 90% गेहूं का और गन्ने का 90% गारंटी है। इसके बाद पैडी में जिस क्रॉप में उत्पादकता के वेरिएशन कम पाए जाते हैं उसमें 90%, जिसमें थोड़ा सा मीडियम का वेरिएशन होता है उसमें 80%, और बाकी में 70%। तो 3 प्रकार की गारंटेड परसेंटेज, 90, 80 और 70। गेहूं में 90% गारंटी है, तो 40 कुंटल पर हेक्टेयर के आपकी यदि उत्पादक औसत आई और 90% की गारंटी हमने दी, तो ये 36 कुंटल पर हेक्टेयर की गारंटी हमने उस ग्राम पंचायत को दे दी। अगर इस साल किसी भी कारण से उत्पादकता 36 कुंटल से 1 ग्राम भी कम हो गया, तो हम गारंटी जो उत्पादकता दी है उसके लास्ट परसेंटेज निकालते हैं, और आपने जितनी भी बीमा कराया है उससे हम गुणा करके जो धनराशि बनती है वो हम क्लेम के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से कर देते हैं, अदा कर देते हैं। यहाँ पर मैं बीएलई भाई से सभी से ये अनुरोध करूंगा कि किसान जो के बीच में बीमा के बारे में प्रचार प्रसार के लिए मैं इस बार आपको खरीफ 2021 में जिनके आपके गांव या ग्राम पंचायत जिससे आप कवर होता है आपका वो क्षेत्र, उसकी लाभार्थी कृषकों की सूची और उनको जो क्षतिपूर्ति दी गई है, ये हम आपको चस्पा करने के लिए आपके यहाँ पर हम देंगे, और आपको ये डेटा देंगे। इसे आप अपने यहाँ पर चस्पा करें और किसानों को इसकी बारीकियों के बारे में बताएं। और मैं कुछ चीजें मुझे अभी पता चला है कि बीएलई से पहले, मैं तो आप सभी लोगों के धन्यवाद दूंगा कि पहले 30-35 हजार ही किसान नॉन लोनी हुआ करते थे, अब इस बार 1,49,000 तक, 1.5 लाख तक हम लोग पहुंचे हैं खरीफ और रबी दोनों में, और इसमें दोनों में और आगे मुझे आशा है कि इसकी संख्या और बढ़ेगी। इसमें आप नॉन लोनी फार्मर और वो किसान जो कि बैंकों से लोन लिए हैं और एनपीए हो गया उनका अकाउंट, वो भी नॉन लोनी के रूप में आप यहाँ से बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए जो रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, देखिए एक रिकॉर्ड तो पहली बात की उनकी आइडेंटिटी चाहिए, दूसरा उनके पास खेत क्या है कि नहीं, 2 चीज आइडेंटिटी, खेत, और बैंक में उनका बैंक का पासबुक जहाँ पर उनका खाता खोला हुआ सेविंग अकाउंट का। तीसरी बात, चौथा जो रिकॉर्ड चाहिए वो रिकॉर्ड चाहिए कि उन्होंने वो फसल बोई, अनुचित फसल बोई है कि नहीं बोई। ये इसके लिए किसान यदि खुद लिख करके दे देता है कि हमने ये फसल बोई है, अनुचित फसल बोई है और इतने क्षेत्रफल में बोई है, तो ये चीजें, ये 4 चीज का रिकॉर्ड इसे अपलोड करना होता है,
और जो प्रीमियम कटेगी वो प्रीमियम काट करके आपको देना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, बहुत सारे केसेज हमें रिवर्ट केसेज मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक कंपनी की, जो बीमा कंपनी के लोग उपस्थित हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो 37 जनपदों में कार्यरत है, इफ्को टोक्यो जो 10 जनपद में है, सोमपो 20 जनपद में और एचडीएफसी 8 जनपद में कार्यरत है। ये लोग भी आपसे संपर्क करेंगे और ये लोग अभी आपको बताएंगे कि इनके जो केसेज रिवर्ट हो रहे हैं वो क्यों रिवर्ट हो रहे हैं और इसमें आप कैसे इसको जल्दी से जल्दी हल करेंगे। देखिए, अगर आपने जितने किसानों का बीमा किया है, यदि किसी त्रुटि के कारण यदि उनको लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं तो ये आपके बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा और वैसे भी किसान को तो प्रभावित करेगा, योजना को प्रभावित तो करेगा ही और स्टेट की इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगा, लेकिन आपके बिजनेस को सब पहले प्रभावित करेगा, क्योंकि आपने बीमा किया, उनका पता चला कि उनको क्लेम जो मिलना चाहिए थोड़ी सी त्रुटि के कारण नहीं मिल पा रही। तो मैं अभी एआईसी से एआईसी के यहाँ पर उपस्थित है प्रतिनिधि, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि वो कुछ बता दें बीएलई के बारे में। जी, अपना एक माइक पर आ गया। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूंगा कि जो हमने जो नॉन लोनी का जो एनरोलमेंट बढ़ा है हमारे स्टेट में, पहले ये बिल्कुल नगण्य था और सर के प्रयास से जो है ये जो हमने 1.5 लाख का फिगर हम पहुंच के आए हैं, ये क्रेडिबल है कि हम इस फिगर तक पहुंचे हैं। सेकेंडली, जो हमने जो इसमें जो हार्ड काम ये किया है कि हम एनरोलमेंट कर ले रहे हैं, लेकिन क्या वो सक्सेस रेट उसका क्या है कि हम 100% उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं बिजनेस में। जो पॉलिसीज मेरी आपने एंट्री करी, आपने उसका पेमेंट किया, एंट्री करी पोर्टल पे, बट क्या वो पॉलिसी अप्रूव नहीं हो पा रही है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या शॉर्ट टर्मिंग रह जा रही हैं, हमें इसका इंट्रोस्पेक्शन करना है। क्यों पॉलिसीज कहाँ शॉर्ट टर्मिंग है, पॉलिसी क्यों अप्रूव नहीं हो पा रही है, या इंश्योरेंस कंपनी अगर उसको रिवर्ट कर रही है तो आपके एंड पे अगर वो आपके बकेट में जा रही है तो क्या करेक्टिव मेजर आपको लेना है, क्या करेक्टिव एक्शन आपको लेना है, किन रीजन से पॉलिसी आपकी एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। उसमें जो इश्यूज हमें आ रहे हैं कि मींस जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेजिबल नहीं है, मींस वो रीडेबल नहीं है, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जो मींस एक ही फार्मा के डॉक्यूमेंट्स आप मल्टीपल एप्लीकेशंस में उसको आप अटैच कर रहे हैं। तो मतलब बहुत थोड़ी सी छोटे छोटे इश्यूज हैं जिस नाते हम सारा सब कुछ करने के बाद उसका एक्चुअल कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं। मींस इंश्योरेंस कंपनी 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करके आपको वो रिवर्ट कर रही है, पॉलिसी आपके बकेट में जा रही है, अल्टीमेटली क्या फार्मर जो है उसमें हैरेस हो रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी को ये कह रहा है कि मेरा प्रीमियम कट चुका है बट मेरी पॉलिसी आज की डेट में भी जो है अप्रूव स्टेटस नहीं है। मींस खरीफ 21 की अगर मैं बात करूं तो खरीफ 2021 के पूरा प्रदेश का लगभग 95% क्लेम्स का सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन 21 में ही हमारे बहुत सारे ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिसका एप्लीकेशन स्टेटस अभी भी वो रिवर्टेड स्टेट में पड़ा हुआ है। तो इस चीज को जो है मींस संज्ञान में लाना है आपके कि मींस इसमें क्या रीजंस हैं, क्या इश्यूज हैं। खरीफ 2022 सीजन अभी मींस ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, हम खरीफ 22 से कैंपेन के लिए बात कर रहे हैं, बट हमने जो प्रीवियस जो कर रखा है उसको प्लीज एक बार चेक करने की जरूरत है कि कैसे वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे। देखिए, सीएससी को ये सुविधा है कि अभी तक मैं कह रहा हूँ खरीफ 2021 में जो भी एप्लीकेशन आपको रिवर्ट हुए हैं और जिस किसी भी कारण से रिवर्ट हुए हैं, अगर उस कारण को रिमूव कर देते हैं तो अभी भी उनका क्लेम जो है बनता है तो सर्टिफिकेट उन किसानों को मिल जाएगा। ये रिवर्ट मुझे ये पता चला है कि ये जो रिवर्सन का केस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आकर रुक जाता है, नीचे बीएलई तक नहीं आ पाता। क्या ये बात सच है? कोई बीएलई बताए। देखिए, हम इलाहाबाद से, किसी को इलाहाबाद से कोई बताए, इलाहाबाद में हमारा जो खरीफ का रिवर्सन का केस है वो सबसे ज्यादा है। 4000 इलाहाबाद में 4643 केसेज हैं जो कि इलाहाबाद की केवल इलाहाबाद जनपद में है। व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। सीएससी की तरफ से लगातार ग्रुप्स में
और ग्रुप्स के माध्यम से हमारे जिला प्रबंधक के माध्यम से आप तक ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं कि किस तरीके से फसल बीमा करना है, क्या जानकारियां हैं। इंश्योरेंस कंपनी से भी बोल दिया गया है वो आपको इसकी पूरी ट्रेनिंग दें। अगर फिर भी किसी को कोई कमी होती है या कुछ सुझाव चाहिए तो वो मुझे इस नंबर पे फोन करता रहे। प्रधानमंत्री फसल, जैसा अभी सर ने बताया कि राजेश गुप्ता सर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितनी लाभकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए, और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। और हम इस योजना के बारे में अधिक से अधिक किसानों को बताएं, क्योंकि हम सीएससी बीएलई होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर ग्राम पंचायत तक हैं और हम अपने ग्राम में सारे किसानों का इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करें और उनको इस योजना का लाभ दिलाएं। जैसा कि सर ने भी बताया कि इस योजना में हमें प्रीमियम का सिर्फ 2% ही देना होता है, बाकी का 98% प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स बताए इस योजना का लाभ उठाने के लिए और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसमें सबसे मेन होता है आधार कार्ड, उसका आइडेंटिटी और खतौनी जो वो खेती कर रहा है उसका, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन जिसमें वो ये दर्शाता है कि वो कौन सी फसल अपनी खेत में बो रहा है, और चौथा उसका बैंक पासबुक जिसमें उसकी बैंक डिटेल्स होती हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं और हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी हो सके हम गांव में फैलाएं, कैंप्स करें और लोगों को जागरूक करें, किसानों को बताएं फसल बीमा का लाभ क्या है, ताकि हम अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ दे सकें। और यदि किसी को फिर भी कोई दिक्कत होती है तो वो नंबर पे मेल के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा किसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है। और अगर किसी की जैसे सर ने बताया क्षतिपूर्ति के लिए, तो वो क्षतिपूर्ति के लिए भी आप अपने किसानों की एप्लीकेशन ले सकते हैं, उसे हम तक इंश्योरेंस कंपनी या डायरेक्ट कृषि मंत्रालय से जुड़ सकते हैं। चलिए अभी हमारा संपर्क वापस से कृषि श्री राजेश गुप्ता जी से हो चुका है, उनके ऑफिस से। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा सर आप कंटिन्यू करें। और मैं अभी थोड़ा सारी लाइट चली गई थी एकाएक, तो ये डिस्टर्ब हो गया था। मैं ये कह रहा था कि अभी भी खरीफ 2021 में जो इलाहाबाद से जो है प्रॉब्लम, जो इनको सोमपो को ये है ना, सोमपो को 20 मिले थे भी 8,591 में, 4,643 केवल मतलब जो रिवर्टेड केस है वो इलाहाबाद। और उसका रीजन यही है कि वहां पर जो अपलोडिंग है वो क्षमा चाहूंगा, पुनः हमारा संपर्क टूट चुका है आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी के ऑफिस से। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि हम लोग इस फसल बीमा योजना का लाभ किसानों तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। और दूसरी चीज जिसके बारे में अभी चर्चा की जा रही थी हमारा संपर्क टूटने से पहले, वो था रिवर्टेड एप्लीकेशन। रिवर्टेड एप्लीकेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मैं पुनः बता दूं, ये वो एप्लीकेशन होती हैं जो कि लॉगिन नहीं हो पाती। हम उनका पंजीकरण करते हैं पर पंजीकरण किसी तरीके से सही ना हो पाने की दिशा में वो रिवर्ट होके वापस आ जाती हैं, जिसके बारे में हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं कि इनको कंप्लीट किया जाए। तो मैं इससे जुड़ गया हूँ, पुनः लाइट चली गई थी, सॉरी सर हाँ, मेरा ये अभी रिक्वेस्ट करना है कि देखिए आपका जो रिवर्सन होता है, जो भी रिवर्ट करती है कंपनी, रिवर्ट करती है मेन डॉक्यूमेंट के सही ढंग से अपलोड न होने की वजह से। खरीफ 2021 का मैं बता रहा था कि अभी भी जो भी रिवर्ट केस आपके पास हैं
यदि आप उसे डॉक्यूमेंट को सही सही अपलोड कर देते हैं तो अभी भी खरीफ 2021 का क्लेम दिया जा सकता है उन किसानों को, यदि वहाँ बनता है तो। ये क्लेम तब तक आपका ये संचालित रहता है जब तक कंपनी ने उसको रिजेक्ट ना कर दिया हो, है ना। तो मेरा ये अनुरोध है कि अभी आप लोग खरीफ 2021 का जो भी रिवर्ट केस अभी आपके पास पड़ा हुआ है, आप पुनः डॉक्यूमेंट ले करके सही डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हुए आप उन्हें कंपनी को वापस कर दे। कंपनी अप्रूव करके उनको जो क्लेम बनता है उस क्षेत्र में उनको मिलेगा। अब मैं आप ये इफको टोक्यो से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुछ बताएंगे। अमित जी आप बताइए। लो बताओ क्या मिसिंग है, क्वालिटी नहीं है इसमें। धन्यवाद सर। पहले तो वीएलई भाइयों का स्वागत है। इसमें जो बात हो रही है एप्लीकेशन लेते समय फार्मर से क्या क्या डिटेल आपको रखनी है। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि फार्मर जब एप्लीकेशन लेकर के आता है, मतलब एप्लीकेशन लेना चाहता है बीमा की, तो आपको उसका सबसे पहले पासबुक देखनी है। पासबुक में बीमा कंपनियों ने ये पाया कि आज से 10-15 साल पहले जो पासबुक हुआ करती थी ग्रामीण बैंक की, उसमें हाथ से लिखी हुई पासबुक, एफएससी कोड उसमें मेंशन नहीं होता है। कई बैंकों का मर्जर हो चुका है जिसकी वजह से बैंक डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी आती है। मेजर डिस्क्रिपेंसी दो चीज़ों की आती है। बैंक डॉक्यूमेंट, बैंक डॉक्यूमेंट इसलिए जरूरी है कि यदि उस किसान का क्लेम बनता है तो क्लेम हमें ट्रांसफर करना पड़ता है डीबीटी के माध्यम से। तो जब उसका क्लेम बन गया, अगर डीबीटी के माध्यम से उसका क्लेम हम नहीं भेज सकते तो उसका इंश्योरेंस कराने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स लगवाते हैं एफएससी कोड अच्छे से उसमें मेंशन हो। हम मतलब मुझे तो याद है कि मैंने बहुत कम देखी है, बहुत पहले देखते थे कि हाथ से लिखी हुई पासबुक होती थी। आजकल किसी भी बैंक में चले जाइए सारे प्रिंटेड होते हैं, अपडेटेड पासबुक हो वो। और जब वो कोई डॉक्यूमेंट लेके आता है तो उसका आप एक फोल्डर में स्कैन कॉपी जब आप स्कैन करते हो तो स्कैन करने के बाद आप ये देख लो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिस्टेक हो जाती है बट उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। स्कैन पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी हम लोग ज़्यादा उसमें जाके रेजुलेशन में बहुत कम रेजुलेशन कर देते हैं तो पढ़ने में नहीं आता, ब्लर हो जाता है। तो अच्छा रेजुलेशन रखे, 2 MB के अंदर डेटा हो और उसका एक फोल्डर सेव करके जरूर रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जैसी किसी भी वजह से अगर बीमा कंपनियां एप्लीकेशन रिवर्ट कर रही हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट को दोबारा रिस्टोर करके उसमें अपलोड कर सकें। दूसरी आती है लैंड रिकॉर्ड का मिसमैच। लैंड रिकॉर्ड का मिसमैच, पुरानी खतौनियां लेकर अगर वो आए, बहुत पुरानी खतौनी, मैंने क्या बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने भी देखा है, भू अभिलेख में ज़्यादातर डेटा मिल जाता है, वहाँ से हम लोग मैच करा लेते हैं। कई वीएलई भाई वहाँ से भी अपलोड करके चढ़ा देते हैं, उनकी एप्लीकेशन बहुत आराम से एक बार में अप्रूव हो जाती है। बट प्रॉब्लम आती है, बहुत पुरानी खतौनियाँ होती हैं जो मुड़ी रखी होती है, उसमें साफ साफ हम पढ़ नहीं पाते किसकी कितनी ज़मीन है। उस ज़मीन में डिस्क्रिपेंसी कहाँ आती है, पिताजी के नाम ज़मीन थी, बेटा इंश्योरेंस करा रहा है तो बेटे का नाम नहीं उसके अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट मिसमैच में आ जाएगा। हम जानते हैं कि ठीक है पिता की संपत्ति है, बेटे की नाम होगी, बट डॉक्यूमेंट में वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं मिसमैच होती है। सोइंग सर्टिफिकेट इसलिए यहाँ पे बोला गया था कि किसान स्व प्रमाणित करेगा। उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि भाई अगर उसने उसकी एक जमीन है 1 हेक्टेयर की, 0.25 हेक्टेयर में 4 भाग में अगर बांट दिया, 4 तरह की क्रॉप लगाई है तो अलग अलग तरह की क्रॉप होगी। किस क्रॉप में क्या उसने मतलब किस खेत में कितने हेक्टेयर में कितनी कौन सी क्रॉप बोई है, इसके लिए हम लोग पटवारी या लेखपाल किसी का नहीं मांग रहे, आप एक सादे पन्ने पे लिख के उसको स्व प्रमाणित कर दें। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें एप्लीकेशन को रिवर्ट में डाला जाता है। रिवर्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम जैसे अभी डायरेक्टर सर ने बताई कि जिला स्तर तक पहुंचती है बट अपने वीएलई भाइयों तक नहीं पहुंच पाई। तो ये हमें सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर पर अगर पहुंच गई है तो उससे संबंधित, तो उस एप्लीकेशन संबंधित जो हमारे वीएलई भाई हैं उन तक वो एप्लीकेशन पहुंच जाए। और अगर उसको कोई परेशानी आ रही हो तो बीमा कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करें। बीमा कंपनी के अधिकारी उनसे संपर्क में रहते हैं, आप प्लीज़ बताइए तो एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाए और साथ में उन एप्लीकेशन को रिजॉल्व करा जाए। तो इस सीजन में हम लोगों को इन चीज़ों का जानकारी देनी है। साथ ही साथ संयुक्त कॉल सेंटर भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, बीमा कंपनियों के भी कॉल सेंटर हैं। अगर किसी किसान को किसी आपदा से संबंधित कोई भी कंप्लेंट लिखानी हो
तो उसको आप टोल फ्री नंबर बताएं कि ये टोल फ्री नंबर है बीमा कंपनी का। हर कंपनी का अलग अलग भी है, साथ में एक संयुक्त टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। उस पर भी संपर्क कर सकते हैं कि यदि ओलावृष्टि हो रही, किसी प्रकार की कोई आपदा आ रही है, दैवीय आपदा, तो उस पर वो 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पे सूचित कर सकते हैं। मैं यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त टोल फ्री नंबर है वो मैं बताना चाहूंगा, तो आप सब लोग उसको नोट कर लें और उसको नोट करके एक अपने CSC सेंटर के बाहर जहां पर आप बैठते हो ठीक उसी के पीछे एक चिपका भी ले। तो नंबर मैं बता रहा हूँ 1800 88 96868। मैं दोबारा फिर से बोलना चाहूंगा 1800 88 96868। तो ये टोल फ्री नंबर है। यदि किसी प्रकार की आपदा आती किसी सीजन में, 72 घंटे के अंदर किसान को इस टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट करनी होगी। आपकी इस छोटी सी हेल्प से किसान का मतलब बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ होगा उसकी छोटी सी भरपाई हो सकती है बीमा के द्वारा। तो मैं यही चाहूंगा कि इसको आप लोग प्रिंट निकाल के अपने CSC सेंटर पे जरूर लगाएं, PMFBY हेल्पलाइन नंबर के नाम से। अब मैं वीएलई भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि उनकी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वो हमें आप पूछ सकते हैं। हाँ अश्विनी। सर, मैं CSC उत्तर प्रदेश की तरफ से और अपने सभी VLE भाइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने इतने बहुमूल्य समय से हमारे लिए समय निकाला और हमारे VLE भाइयों को फसल बीमा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की। और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी VLE भाई आज से ही इस योजना के बारे में अपने गांव में पास में कैंप्स के द्वारा या अपने सेंटर से बताना स्टार्ट करेंगे और अधिक से अधिक किसानों को इस महत्वाकांक्षी योजना, भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताएंगे ताकि वो इसका लाभ उठा सके। तो जो मुख्य मुख्य बातें अभी डायरेक्टर सर ने हमको बताई हैं उनका हम ध्यान रखें। हमारी तरफ से लगातार आपको मैसेज, मेल और इनके थ्रू समय समय पर जानकारियां दी जा रही हैं। अभी स्क्रीन पे नंबर फ्लोट हो रहा था, उस नंबर पे मैंने आप जैसा आपको बताया, आप कॉल कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। ट्रेनिंग सेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनमें जुड़िए और फसल बीमा के बारे में जानकारी हासिल करिए। मेन जो चीज है, अभी मैं एक बार उस पर पुनः थोड़ा सा बोलना चाहूंगा अपने VLE भाइयों से, रिवर्टेड एप्लीकेशन। तो प्लीज जो भी पुराने रिवर्टेड एप्लीकेशन हमारे पास पड़े हैं जिनकी डिटेल्स आपसे साझा की जा चुकी है, उनको वापस से लॉगिन कर दीजिए ताकि उन किसानों को अगर कोई लाभ होता है तो वो उन तक पहुंचाया जा सके। और नए रजिस्ट्रेशन में प्लीज ध्यान रखिए, जैसा हम समय समय पर मैसेजेस के थ्रू और मेल्स के थ्रू आपको बताते आए हैं कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं उन्हें अच्छे से स्कैन करें, उन्हें देख लें कि वो खतौनी प्रॉपर है, साफ है, दिख रही है, विजिबल होने चाहिए, पासबुक अपडेटेड होनी चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड। और जो अभी जैसे कि हमें बताया स्विंग सर्टिफिकेट, इसमें कोई फॉर्मेट पहले से डिक्लेयर नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल पेपर पे किसान को खुद से लिख के देना होता है। आप वो उनसे ले लीजिए और वो उसमें अटैच कर दीजिए ताकि किसी भी किसान का अगर हम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन PMFBY में तो वो रिजेक्ट ना हो या रिवर्ट ना हो, उसे उस योजना का लाभ तुरंत मिल सके। अगर वो ऐसा हो जाता है तो वो रिवर्टेड में आ जाता है और वो पड़ा रहता है और अगर कोई क्षतिपूर्ति होती है तो वो उस किसान तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं एक बार पुनः आपका और सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और जुड़े। एंड डायरेक्टर सर आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने हमारे शॉर्ट निवेदन पे इस मीटिंग को ज्वाइन किया और हमारे VLE भाइयों को फसल बीमा के बारे में इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। धन्यवाद।